हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यस, मैं फिर उपस्थित हूँ। हाँ भाई, आपकी मैडम लाली मैडम, हिंदी मैडम, ठीक है। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, हमारे गद्य खंड के 3 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड, है ना। काव्य खंड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड और गद्य खंड के हमने स्टार्ट कर चुके थे पार्ट 10, पार्ट 11 और पार्ट 12। क्लियर है? पार्ट 10 नेताजी का चश्मा रिटन बाय स्वयं प्रकाश जी। पार्ट 11 बाल गोविंद भगत रिटन बाय राम वृक्ष बेनीपुरी। पार्ट 12 लखनवी अंदाज रिटन बाय यशपाल जी। और आज है पार्ट 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक रिटन बाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ना केवल लेखक बल्कि बहुत प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। आपने 9th क्लास में एक कविता पढ़ी थी, आई थिंक चंद्र गहना से लौटती बेर, वो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा ही लिखी गई थी। आज जिस चैप्टर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो एकदम स्पेशल लेसन है। मैं इसलिए स्पेशल कहने जा रही हूं क्योंकि आप इस पाठ में जिस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं वो एक यूनिक है। ऐसे व्यक्ति शायद इनसे पहले आपने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा, ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विदेशी मूल में जन्मे व्यक्ति की, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर हमारी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि में आकर बसे। और ना केवल आकर बसे बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा को अपनी हृदय में बसा लिया। और साथ ही साथ ना वो हिंदू धर्म के थे, क्रिश्चियन धर्म के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी उनको हिंदी और हिंदुस्तान से असीमित प्रेम था। इतना प्रेम कि उनके कार्यों में हिंदी प्रेम और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम झलकता था। भारतीय संस्कृति से इतने अधिक मोहित हुए, इतने अधिक आकर्षित हुए कि वे अपना देश छोड़कर भारत में आकर बस गए। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल या 10 साल 20 साल रहे और फिर वापस चले गए। पूरे 47 ईयर्स, 47 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए और साथ ही साथ उन्होंने अपना अंतिम संस्कार मतलब अंतिम सांसें भी भारत भूमि में ही ली। हाँ बेटा, ऐसे ही व्यक्ति थे फादर कामिल बुल्के। नाम सुना है कभी? नहीं सुना होगा। आप सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए कि पाठ का नाम लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों रखा। पहले मैं बता देती हूं कि पाठ का जो नाम है उसका अर्थ क्या है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चमक देखिए, यहां पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सूर्य उदय होते ही चारों तरफ वातावरण में लालिमा छा जाती है। लाली नहीं, लालिमा छा जाती है। उषा की किरणें, सूर्य की किरणें जैसे ही आसपास के वातावरण को किस तरह से सुंदर कर देती हैं। पशु पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों से बाहर चले जाते हैं दिन के दाने लेने। ये है सूर्य की आभा, प्रकाश। इसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के ने अपने ज्ञान की प्रकाश को चारों तरफ बिखेरा और भारतीय संस्कृति तथा हिंदी के प्रति अपना योगदान दिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से लेखक ने क्यों मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर का नाम रखा। और उन व्यक्ति वो जो हैं फादर कामिल बुल्के कहां के थे? जापान के थे। बेल्जियम शहर के रैम्स चैपल स्थान में उनका जन्म हुआ था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, है ना। सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं, पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म हुआ था सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक भी रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ना केवल ये लेखक थे बल्कि कवि भी थे, कहानीकार भी थे, कथाकार भी थे। ठीक है। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। कब से कब तक? 1927 में जन्म हुआ, 1983 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। प्रमुख कार्य देखिए, कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, लेख संग्रह, कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कविता संग्रह, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, बाप रे क्या 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 रचना है। ठीक है। उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, जल भी सोता है लेकिन इनकी रचना है, इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह, लड़ाई नाटक,
बकरी बाल साहित्य, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक। साथ ही साथ लेख संग्रह, चर्चे और चरखे। ठीक है, समझ में आया कि ना केवल ये लेखक थे बल्कि कवि, उपन्यासकार, कहानी संग्रह भी इनका था। और इस तरह से इन्होंने अपने आप को एक हिंदी साहित्य में हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी और साथ ही साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अनोखा स्थान भी बनाया। ये हैं फादर कामिल बुल्के। जी हाँ बेटा, इन्हीं का पूरा जो भी। और हाँ, एक और मैं बात बता दूं, अक्सर हम देखते हैं कि कहानी और कविता में काल्पनिकता होती है, कल्पनाओं के आधार पर कहानियां कविताएं लिखी या रची जाती हैं। लेकिन ये ना तो कल्पना है, ये एक संस्मरण है। और संस्मरण क्या होता है? जो स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की एकदम सटीकता, स्पष्टता उसको विश्वसनीय बनाती है। स्मृति मीन्स यादें। याद आया कुछ? हमने कविता पढ़ी है ना, छाया मत छूना, याद आया? जिसमें कवि ने छाया अर्थात पुरानी स्मृतियों को याद करने से मना किया है। ओके, तो यहां पर फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित कवि या लेखक हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनके बारे में हमें बताया है। और यह संस्मरण है, कल्पना नहीं है, सत्य है, यथार्थ है। लेखक इनसे मिले और इनके जीवन के बारे में उन्होंने एक रचना की जो कि हम सब के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। अनुकरण और अनुसरण का अर्थ समझते हैं ना, हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, ठीक वैसा नहीं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सफल व्यक्ति जो अपनी राह स्वयं बनाता है। हमें किसी को कॉपी करने का कभी नहीं कहते हम कि बेटा इसके जैसा बनिए या इनके जैसा बनिए या वैसा करिए। कुछ अच्छी बातें हमें जहां से भी प्राप्त हो वो प्राप्त करते रहना चाहिए। अपने अस्तित्व का निर्माण करते करते हमें अपने आप की एक पैठ, एक अपना एक स्वयं का वजूद इस समाज में निर्मित करना है, ताकि व्यक्ति हमें हमारे नाम से सम्मान पूर्वक जाने, ना कि ये कि उनका बेटा है इसलिए ये अच्छा है, वे अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए उनके घर में रहता है शायद इसलिए अच्छा है, अच्छा वो उस संस्था में इसलिए अच्छा है। नो, हमारी अपनी आइडेंटिटी इतनी क्लीन होनी चाहिए, इतनी अच्छी होना चाहिए जैसा स्वच्छ निर्मल दर्पण होता है। और ये कब बनती है? जब हमारे गुण अच्छे होते हैं। ठीक है, जब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। एंड आई नो कि आप जिस परवरिश में अभी पल बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं विश्वास करती हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे। बात करते हैं फादर कामिल बुल्के की, जिनका जन्म हुआ था जापान में, लेकिन उन्होंने वहां रहते हुए भी भारत की संस्कृति के बारे में इतना सुना, इतना पढ़ा कि वे इतने प्रभावित हुए। और पता है क्या, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे, फोर्थ जो ईयर था उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वे बहुत यंग थे। फोर्थ ईयर में बच्चा कितना बड़ा होता है? 22, 23, 24 साल का मान लीजिए, मैक्स टू मैक्स। अब वहां पर उन्होंने जब भारतीय संस्कृति के बारे में सुना, पढ़ा, तो वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का ठान लिया। किससे? पढ़ाई से, जीवन से नहीं, परिवार से नहीं, पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मुझे अध्ययन नहीं करना है, मुझे संन्यास लेनी है। क्रिश्चियन थे, फादर नाम जुड़ा है ना, फादर कामिल बुल्के, ठीक है, क्रिश्चियन थे। अब वहां क्या होता था कि जो संन्यास लेता था उसको एक शर्त, मतलब उसकी एक शर्त मानी जाती थी कि संन्यास लेने वाला एक शर्त रख सकता है और उसकी शर्त को माना ही जाएगी। उनके परिवार को, उनके माता पिता, अच्छा भरा पूरा परिवार था, ऐसा भी नहीं है कि कोई था ही नहीं उनके परिवार में, बहनें थी, माता थे, पिता थे, सब थे। लेकिन किसी को क्या पता कि ये शर्त कैसी रखने वाला है। यदि किसी को थोड़ा सा भी भान होता तो कहते कि ये वाली शर्त छोड़कर जो तुम चाहो। किसी को पता नहीं था कि क्या शर्त रखने वाले हैं। और शर्त रखने, संन्यास जो लेता था उसकी शर्त को माना ही जाता था। अब जब उनसे शर्त पूछी गई तो पता है उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने देश जापान को छोड़कर भारत में बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। अब शर्त लेने की, जो शर्त मतलब जो संन्यास लेता था उसकी शर्त माननी पड़ती थी, तो किसी ने डिनाई करने की सोची भी नहीं और उनकी शर्त को मानना ही पड़ा। जब घर परिवार ने ये बात सुनी तो माँ होती हैं, दुखी हो गई हैं, ठीक है, बहुत। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे ने ठान लिया था कि मुझे जाना है भारत, वहीं रहना है, वहीं रहूंगा, यहां नहीं आऊंगा। अब इस तरह से एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार समझते हैं ना, इंटरव्यू। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने साक्षात्कार के दौरान इनसे बहुत सारी बातें की और ना केवल साक्षात्कार या इंटरव्यू के आधार पर इस पाठ की रचना की, बल्कि वे जब जब दिल्ली आते थे
दिल्ली में रहते थे सर्वश्रेष्ठ सक्सेना जी, तो जब जब फादर कामिल बुल्के दिल्ली में आते थे उनसे मिलते जरूर थे। और एक बात कही है लेखक ने कि उन्होंने, जब लेखक के बेटे का जन्म हुआ था ना, तो अन्नप्राशन एक संस्कार रहता है, जब बेटे जन्म के दौरान छोटे बच्चे को का मुंह जूठा करवाया जाता है, तो वो उन्होंने, लेखक ने फादर कामिल बुल्के के हाथों से अन्नप्राशन करवाया था। फादर कामिल बुल्के अपनी साइकिल से आते थे, एकदम साधारण इंसान थे और भारतीय संस्कृति से इतना लगाव था कि वो अपने देश को छोड़कर यहाँ आ गए। लेखक ने पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो इतनी चतुराई से, इतनी कुशलता से उन्होंने जवाब दिया कि मेरा देश तो अब भारत है। आती है, लेकिन मेरा देश तो अब भारत है। बोले कि आपको माँ, अपने परिवार वालों की? बोले आती है, इसलिए मैं चिट्ठियां लिख देता हूं। इतना बड़ा, इतना मतलब सागर से भी गहरा जिनका हृदय हो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का नाम सिर्फ और सिर्फ इनको, आपको परिचय कराने के लिए ही लेखक ने लिखा कि जिनके अंदर मानव मूल्य कूट कूट कर भरे थे, जिनके अंदर करुणा अर्थात दया की भावना भरी हुई थी। साथ ही साथ लेखक ने एक और शब्द बहुत बड़ा, उस शब्द को मैं बड़ा इसलिए कहूंगी इनके लिए क्योंकि वो शब्द हमेशा मां के स्नेह के साथ जोड़ा जाता है, जो है वात्सल्य। लेखक ने कहा है कि वात्सल्य के पुजारी थे, उनके मन में दया, करुणा, वात्सल्य, ममता भरी हुई थी। और लेखक ने उनको किसके समान कहा था? एक ठंडी शीतल पेड़ की छांव की तरह कहा था और मधुर शांत संगीत को सुनने जैसा कहा था। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए और भारत आ गए। साथ ही साथ हिंदी भाषा को उन्होंने हृदय से चाहा। यहां पर आते ही उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय में नौकरी की, हिंदी से पीएचडी किया और साथ ही साथ पता है आपको, हिंदी में शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। ओके, और ना केवल इतना ही बल्कि जो बाइबल था उसका भी हिंदी में अनुवाद किया। एक था नीलपंछी नाटक जो कि ब्लू बर्ड था, उसका हिंदी में अनुवाद, और साथ ही साथ राम कथा उत्पत्ति और विकास भी लिखा। बहुत सारे उन्होंने अपने हिंदी भाषा के प्रति प्रेम प्रकट किया। लेखक ने बताया है कि इनको कभी क्रोध या आवेश में नहीं देखा गया था, लेकिन जब किसी हिंदी सेवी या हिंदुस्तान में रहने वालों के द्वारा इनकी हिंदी की उपेक्षा की जाती थी या हिंदी की निंदा की जाती थी, तब इनको बड़ा मतलब दुख होता था कि कोई कैसे, जहां रह रहे हैं हम, हाँ मतलब क्या है जहां हम रह रहे हैं, जो हमारी भाषा है, जिसकी सहायता से हम आदान प्रदान करते हैं विचारों का, उसी की यदि हम निंदा करें तो लानत है हमें अपने आप पर। हाँ, लानत है ना कि हम वही, आपने सुना होगा ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, कहां का न्याय है? तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने आसपास को, अपने परिवेश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को दिल से प्रेम करना चाहिए। प्रेम और मोह और प्रेम में अंतर आप बाल गोविंद भगत चैप्टर के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है, इनसे सीखे हम कि वो तो वहां रहते हुए भारत भूमि से इतना प्रेम करते थे और हिंदी भाषा को इतना प्रेम करते थे कि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के अथक प्रयास किए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पता है ना बच्चों? देखिए, राज, राष्ट्र और बात करते हैं हम राज्य, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। राज मीन्स कंट्री, राष्ट्र मीन्स नेशन, राज्य मीन्स स्टेट। ठीक है, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राज मतलब होता है एक कोई भी कंट्री, राष्ट्र मीन्स नेशन। मैं बताऊंगी इनमें अंतर क्या है। और राज्य मीन्स स्टेट। अब यहां पर जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अब कैसे आप ये सोचेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे जाना, क्योंकि कहीं पर लिखा रहता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कहीं पर लिखा रहता है राजभाषा, तो हम उसको क्या कहें? बेटा हिंदी जो है वो राजभाषा ही है, राजभाषा है हमारी हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मैं आपको अंतर बता देती हूं कि राजभाषा मतलब जो राजकाज की भाषा होती है, जितने भी कार्यालय ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, काम होते हैं, सरकार संबंधी जो भी काम होते हैं, आदेश होते हैं, अध्यादेश निकलते हैं, वो हिंदी भाषा में ही निकलते हैं, है ना? आपने देखा होगा कोई भी संदेश आया या कोई भी सरकारी नोटिस आता है तो वो हिंदी भाषा में आता है। तो राजभाषा की मान्यता तो मिल गई थी, कब?
कब मिली थी? 14 सितंबर सन 1950 को, आई थिंक। ठीक है, तो राजभाषा की मान्यता मिल गई थी। राष्ट्रभाषा को बनाने के लिए कई प्रयास किए गए कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दी जाए, परंतु कुछ प्रदेशों में, प्रदेश राज्य स्टेट्स, ठीक है, कुछ प्रदेशों ने हिंदी को मातृभाषा के रूप में नहीं अपनाया। उनकी जो मातृभाषा थी, जैसे हम कहीं भी जाएं, चाहे पूरब के देश हो या पश्चिम के या उत्तर के या दक्षिण साउथ की तरफ जाएं, हम कुछ राज्यों ने अर्थात कुछ प्रदेशों ने नहीं माना था कि हमें हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी होगी। इस कारण से राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप बिल्कुल निसंकोच लिख देना। लेकिन एक और बात कहना चाहूंगी, यदि ऑप्शन में राष्ट्र और राज आएगा तब आपको राज करना है, और कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ राष्ट्र आता है तब आप वहां राष्ट्र टिक कर दीजिएगा, क्योंकि लिखित में कहीं कहीं आ जाता है। लेकिन हिंदी हमारी है राजभाषा, ना कि राज्य। राज्य तो स्टेट होता है। ओके, तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी कई प्रयास किए, और साथ ही साथ क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड थे। मसीही विधि से उनका पूरा, जब उन्होंने कहा था कि मेरा जब अंतिम समय आ जाए तो मसीही विधि तो रहेगी, लेकिन सारा का सारा जो है उसका मंत्र और जो उच्चारण वो हिंदी भाषा में किया जाए। सोचिए, आपने हमेशा देखा होगा, आप स्वयं भी यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले बच्चे होंगे, है ना? बिल्कुल, आई नो कि क्रिश्चियन समाज में हमेशा अंग्रेजी में ही किया जाता है, परंतु उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में हो। मसीही विधि से सारा कुछ किया गया, उनका अंतिम संस्कार, और लेकिन हिंदी भाषा में किया गया। साथ ही साथ उन किसी को ये कतई पता नहीं रहता, जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं दिल से, कर्म से, वचन से, उनको ये पता नहीं रहता कि मैं कितना बड़ा हूं। अभी हमने देखा था ना, एक बड़े बड़ाई ना करें, दूसरा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, तो ये थे बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोलें बोल, और रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोरा मोल। ठीक है, ये उस कैटेगरी में शामिल है। तो ये बहुत सम्मानीय और पूजनीय रहे हैं। लेखक ने इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पाठ लिखा है। तो आइए अब हम पाठ का सार पढ़ते हैं। समझ में आया कि हमें अपने देश, सबसे पहले देखिए शुरुआत कहां से करनी चाहिए? स्वयं से। कैसी? प्रेम की। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप का आदर कीजिए, अपने आप का सम्मान कीजिए, अपने आप की पहचान निर्मित कीजिए, अपने आप की एक आइडेंटिटी निर्मित कीजिए कि आपको आपके नाम से जाना जाए, आपके वजूद से आपको जाना जाए कि व्यक्ति तो वो है, बच्चा तो वो है। क्या बच्चा है, मानना पड़ेगा। इतनी सी उम्र में इतना अच्छा काम, काबिल तारीफ। उदाहरण तो सब देते हैं, उदाहरण बनकर दिखाइए मेरे बच्चों, वो आप करेंगे, आई नो। ठीक है, यहां पर साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवता थी, करुणा थी, और ऐसी चमक जो दिव्य होती है। दिव्य समझते हैं? अलौकिक, स्पिरिचुअल, एकदम चमक, इतनी शाइन कि व्यक्ति कोई चमकता नहीं है। यहां पर हम चमक नहीं रहे कि हमें कोई सोने या हीरे की परत चढ़ी हुई हम चमक रहे हैं। उसके गुणों से व्यक्ति चमकता है। रंग, रूप, जाति, पाति, धर्म, काला, गोरा, दुबला, मोटा, छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम में गुण हैं, यदि हमारा आचरण बहुत अच्छा है, तो चमक बिखर जाएगी। उसको फिर कितने भी ढकोगे, वो ढकेगी नहीं। ठीक है, आइए बेटा पाठ का सार लेखक के अनुसार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है, क्योंकि कोई कल्पना नहीं है, संस्मरण है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। पादरी समझते हैं? चर्च में जो फादर रहते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी, उनकी चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास, पीएचडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष अर्थात एचओडी के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीलपंछी के नाम से किया। हिंदी से इतना लगाव था कि जो उनका फेवरेट रहता था ना, उसको हिंदी में अनुवाद कर देते थे, हिंदी में ट्रांसलेट अवश्य करते थे। ठीक है,
और क्या किया, बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया, एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया, कोश, डिक्शनरी। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए, सिर्फ 2-4 बार। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई कल्पना नहीं है, लेखक उनसे मिल चुके थे, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझला जाते थे और दुखी हो जाते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। एक बड़े भाई की तरह, एक देवदार के वृक्ष की तरह छायादार बताया उनको। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। लेखक ने बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ जैसे ही स्टार्ट होगा लिखा है कि लेखक को जहरबाद से लेखक ने लिखा है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। एक इतने अच्छे व्यक्ति, गैंग्रीन, जहरबाद गैंग्रीन शब्दार्थ में देख सकते हैं आप, कि एक इतने अच्छे व्यक्ति जिनमें मानवता की भावना कूट कूट कर भरी थी, उनकी मृत्यु का विधान ऐसा क्यों परमात्मा? लेखक ने परमात्मा से शिकायत की है कि एक इतने अच्छे व्यक्ति की मृत्यु इस तरह से क्यों हुई, लेकिन विधि का विधान है, मृत्यु अटल है। जिसकी जिस तरह से लिखा है वो होकर रहेगा, बाकी कर्म जो हमारे हाथ में है उनसे कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाए गए। फादर कामिल बुल्के ने कभी सोचा तक नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन यहां पर लेखक ने एक बात कही है कि जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई तो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान था। समझते हैं आप बेटा कि अनगिनत आंखों से आंसू बहे। एक ऐसा व्यक्ति इस भूमि को अलविदा कह गया जो विरले ही होते हैं। विरले मीन्स अनोखे, मतलब बहुत मुश्किल से, रेयर, ठीक है, ठीक है। पढ़ते हैं। और वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने एक ऐसे छाया की उपमा दी उनको जो छायादार रहता है, वृक्ष की उपमा दी जो फल, आपने वो दोहा सुना है, वृक्ष कभू ना फल भके तरुवर पियई ना पानी। ना तो सरोवर कभी अपना पानी पीती है, ना ही कभी वृक्ष अपने फल खाते हैं, उनके वो सिर्फ और सिर्फ परोपकार करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ थे फादर कामिल बुल्के। ठीक है, आया ना बेटा समझ में? आशा करती हूं आपको ये पाठ समझ में भी आया होगा और इसमें जो मूल्य, जो वैल्यूज हैं, वो आप अपने अंदर कुछ गुणों को शामिल कीजिए। मैं जैसा आपसे हमेशा कहती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इतने अच्छे व्यक्ति बने, इतने अच्छे व्यक्ति बने कि उनकी एक मिसाल कायम करें, लोग उनका उदाहरण दें कि ये बच्चा तो उनका है, 10वीं में है लेकिन क्या तो गुणी व्यक्ति है, मतलब क्या तो गुणी बच्चा है, मतलब बोलता है तो फूल झड़ते हैं। आई वॉन्ट फ्रॉम यू दैट ओनली। पढ़ाई करना, डिग्रियां प्राप्त करना इज ईजी, यस, ये सरल है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, बहुत सरल है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बनना जिसके लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए कठिन है। सरल काम तो सब करते हैं। सरल कामों के अंतर्गत पता है मैं किसको मानती हूं? क्रोध करना, किसी से तुरंत, किसी ने हमसे कुछ बुरा भला कहा, हमने तुरंत उसको बुरा भला जवाब दे दिया, सरल काम है। कठिन काम क्या है? धैर्य रखना, पेशेंस रखना। तो हमें सरल काम करना ही नहीं है ना, हम तो यूनिक हैं। हम कठिन काम करेंगे, हम धैर्य रखेंगे, हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, कभी कभी आ जाए थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन क्रोध में बुद्धि वापस हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
सुना होगा ना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ठीक है, तो हमेशा अपनी मति, अर्थात मति में जब सु उपसर्ग लग जाता है तो वो सुमति बन जाती है। इसीलिए हमें अपने अंदर ऐसे गुणों को रखना है जिसकी चमक चारों तरफ आए। पाठ में हमें यही बताया गया है। तो यस, हिंदी से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सर्च करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। जस्ट लिसन टू मी कि करना क्या है। बेटा आप गूगल पर जाएं या क्रोम पर जाएं, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट का हिंदी में पता क्या है? चुंबक, जो अपनी ओर खींच लेता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स भी कुछ ऐसा ही करता है, हमारी पढ़ाई को, हमारे अध्ययन को इतना अट्रैक्टिव बनाता है, वो आप स्वयं देखेंगे, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही तो आए हैं यहां पर। तो बेटा कुछ भी सर्च करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर गए, जैसे ही आप जाएंगे हिंदी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी एग्जाम या ओलंपियाड परीक्षाओं से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन इट। सपोज यू वांट टू गो विथ सीबीएसई हिंदी मीडियम। सीबीएसई हिंदी मीडियम में जाते ही आपको आपके टीचर्स नजर आएंगे जो कि हिंदी मीडियम में आपके सारे कोर्स, मतलब जिस भी विषय से रिलेटेड आपको जो भी सामग्री चाहिए वो यहां पर दिखेगा। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, आपकी मैडम लाली मैडम आपके सामने आ जाएंगी। अब यहां पर आपको क्या पढ़ना है? हिंदी से रिलेटेड आपको सिलेबस जानना है या किसी चैप्टर पर जाना है। मान लीजिए आप पहले जानना चाहते हैं कि मुझे सिलेबस जानना है, तो सिलेबस जाने के लिए आप जैसे ही सिलेबस पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी मैडम पाठ्यक्रम के साथ उपस्थित हो जाएंगी। तो पाठ्यक्रम के साथ ही आपको आपकी पाठ्य पुस्तक नजर आ जाएंगी। यदि मैं एमपी या एनसीईआरटी की बात करूं तो कोर्स दो चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन है। ठीक है, तो इसका संपूर्ण जानकारी, कितने चैप्टर्स हैं, काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे आसान तरीके से मिल जाएगा। स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और जिस तरह से अभी आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अच्छा प्राप्त कर सकें। कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। यस बेटा, स्कूली शिक्षा, स्कूल की शिक्षा 6 to 12 मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है, एकदम 100% फ्री। कुछ पे नहीं करना, कभी पे नहीं करना। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।